हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट समीकरण। इस समीकरण को डील करने के पहले आप लोग को हम बता दें कि हमने पिछला लेक्चर में बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है स्टैंडर्ड स्टेट में यदि आप मेज़र करना चाहते हैं तो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मदद से मेजर कर सकते हैं। तो जितने विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी आपका एलिमेंट्स था या आयन्स था या कंपाउंड था, उसका जो इलेक्ट्रोड का विभव रखा गया था, मानक इलेक्ट्रोड विभव रखा गया था, यानी स्टैंडर्ड स्टेट में। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब कि टेम्परेचर 298 केल्विन हो, प्रेशर 1 atm हो और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन कितना हो, 1 m हो, कैपिटल M, तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड स्टेट। तो उस अवस्था में किसी इलेक्ट्रोड का जब पोटेंशियल मेजर किया गया था तो उसको बोला गया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन यदि कंडीशन स्टैंडर्ड न हो तो उस स्थिति में किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना हो या किसी भी सेल का सेल विभव मापना हो, सेल विभव का कैलकुलेशन करना हो, तो उसके लिए एक इक्वेशन का सहारा लेना पड़ता है। उसी को कहा जाता है नर्स्ट समीकरण। यानी ये समीकरण हमको क्या करेगा, इस समीकरण के मदद से, इस समीकरण का यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रोड का, यानी किसी भी हाफ सेल कहिए, किसी भी हाफ सेल का या किसी भी फुल सेल का नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में, नॉन स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन से बराबर ना हो, प्रेशर 1 atm के बराबर ना हो, कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता 1 m के बराबर ना हो, तो उसको बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड स्टेट। नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में किसी भी सेल, किसी भी प्रकार का सेल हो, या तो अर्ध सेल हो या क्या हो, फुल सेल हो। अर्ध सेल समझते हैं ना, या तो उसमें केवल एक इलेक्ट्रोड उसका आयन का सॉल्यूशन हो, ऑक्सीकरण अर्ध सेल हो चाहे अवकरण अर्ध सेल हो, या पूरा एक सेल हो, दोनों अर्ध सेल के कॉम्बिनेशन से पूरा जो सेल बनता है उसका यदि विभव निकालना हो किस कंडीशन में, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो उसके लिए कौन सा इक्वेशन का मदद लेना पड़ता है, नर्स्ट समीकरण का। तो देखिए नर्स्ट समीकरण आखिर है क्या, यानी किसी भी सेल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बात तो क्लियर है। सबसे पहले ये है इक्वेशन। हमने बोला कि दोनों ही प्रकार के सेल, या तो अर्ध सेल हो तो भी नर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, या फुल सेल हो तो भी नर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अर्ध सेल के लिए बात कर रहे हैं। पहले मान लीजिए केस फर्स्ट जो है अर्ध सेल के लिए हम बात करें, तो अर्ध सेल के लिए देखिए क्या होता है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं अर्ध सेल के लिए। अर्ध सेल के लिए देखिए क्या होगा, अर्ध सेल के लिए होगा E = E0 माइनस 2.303 RT/NF log Q। ये अर्ध सेल के लिए हुआ नर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह यदि आप फुल सेल के लिए लिखना चाहते हैं, पूरे सेल के लिए, यानी हाफ सेल के लिए है, हम कह सकते हैं फॉर हाफ सेल, इसको लिख सकते हैं फॉर हाफ सेल। अब केस सेकेंड देखिए, इसमें केस सेकेंड एक पूर्ण सेल के लिए, पूरे सेल के लिए, यानी पूर्ण सेल के लिए। तो पूर्ण सेल के लिए बात होगा, यानी फॉर फुल सेल लिख सकते हैं, फॉर फुल सेल। फुल सेल का बात कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, E सेल = E0 सेल माइनस 2.303 RT/NF log Q। तो यहाँ पर देखिए केवल E, यहाँ E0, यहाँ E सेल आ गया, ये हो गया E0 सेल आ गया, और बाकी तो दोनों में कॉमन ही है। 2.303 RT इसमें भी है, 2.303 RT इसमें भी है, NF इसमें भी है, NF इसमें भी है। लॉग, यहाँ ध्यान दीजिए, लॉग को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है आपका लॉग ऑफ द बेस 10, एक होता है लॉग ऑफ द बेस ई।
लॉग ऑफ द बेस ई को ln भी कहा जाता है, ln नेचुरल लॉग, इसको नेचुरल लॉग भी कहा जाता है। तो लॉग ऑफ बेस ई लॉग ऑफ बेस 10 दोनों से रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं, लेकिन टेबल लॉग का टेबल दिया है 10 बेस वाला टेबल, इसीलिए हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं, 10 बेस वाला लॉग। तो यहाँ लॉग लिख दिए, बेस न दिखाएं तो समझना है कि लॉग 10 बेस वाला है। समझ में आ गया? तो चलिए, तो यहाँ पर ई बताइए क्या है, बता रहे हैं ई नॉट क्या है, उसके बाद आपका ई सेल क्या है, ई नॉट सेल क्या है। तो ई जो है नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में किसी इलेक्ट्रोड का विभव है। ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट में मानक अवस्था में इलेक्ट्रोड का विभव है। ध्यान दीजिए, मानक अवस्था में इलेक्ट्रोड का विभव कहाँ से प्राप्त होगा, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी लाए थे ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी बताए हुए थे ना, उसमें जो है आपका हर इलेक्ट्रोड के मानक विभव को दिया गया है। तो मानक विभव को दिया गया है तो उसमें क्या दिया गया है, मानक अवकरण विभव दिया गया है। तो यहाँ मानक अवकरण विभव यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी इलेक्ट्रोड का यदि पोटेंशियल दिया हो और ये बात मेंशन न किया जाए कि ऑक्सीकरण विभव है कि अवकरण विभव है, तो आपको समझना है कि कौन विभव दिया गया है, अवकरण विभव दिया गया है। यदि क्लियर कर दे कि ऑक्सीकरण विभव है तब तो ठीक है, लेकिन क्लियर न करे तो उसको आप अवकरण विभव ही मानिएगा। तो यहाँ पर ई है नॉन स्टैंडर्ड अवस्था में इलेक्ट्रोड का विभव, नॉट लग गया तो स्टैंडर्ड स्टेट में इलेक्ट्रोड का विभव। अच्छा, उसके बाद क्या है, ई सेल है, उसके बाद क्या है, ई नॉट सेल है। देखिए ई सेल क्या है, ई सेल यहाँ पर कह सकते हैं नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में सेल का क्या है, विभव है। लेकिन नॉट लग गया ई नॉट सेल तो बस वही, यानी सेल का मानक अवस्था में विभव है, यानी मानक ईएमएफ कह सकते हैं उसका। उसके बाद क्या है, आर है, टी है। तो देखिए आर क्या है, गैस स्थिरांक है। आप पढ़े हैं 11th क्लास में आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण पढ़े होंगे, PV = nRT, जहाँ R क्या होता है, गैस स्थिरांक। तो इसका वैल्यू अलग अलग यूनिट में अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ गैस स्थिरांक जो है इसका वैल्यू यूज करना है 8.314 जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स, ये यूज करना है। ये आर का वैल्यू है, फिक्स होता है, गैस स्थिरांक है ना। टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, ताप किस इकाई में, केल्विन इकाई में। अच्छा, उसके बाद क्या है, एन है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ एन है और क्या है, एफ है। तो एन क्या है, किसी भी अर्ध अभिक्रिया या पूर्ण अभिक्रिया, यानी कोई भी आपका हाफ सेल रिएक्शन हो या फुल सेल रिएक्शन हो, उसमें इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ है, अवकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा क्या होता है, एन होता है। यानी एन क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या अर्ध अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह सकते हैं, क्योंकि अर्ध अभिक्रिया कहने का मतलब या तो ऑक्सीकरण होगा या क्या होगा, अवकरण होगा, लेकिन रेडॉक्स बोल देंगे तो दोनों होगा। एफ क्या है, एफ एक स्थिरांक है जिसको फैराडे स्थिरांक कहा जाता है। ये फैराडे स्थिरांक का वैल्यू होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यानी फैराडे स्थिरांक का वैल्यू फिक्स होता है 96,500 कूलम्ब पर मोल, मोल इनवर्स 96,500 कूलम्ब पर मोल, माने 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है। समझ में आ गया? अच्छा, एन एफ हो गया। अब क्या बचा है, लॉग तो जानते हैं, लॉग है क्यू। क्यू जो है अभिक्रिया भागफल होता है। क्यू यहाँ क्या है, अभिक्रिया भागफल है। अभिक्रिया भागफल क्या होता है, किसी भी समय एट एनी टाइम अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिफल की मोलर सांद्रता और अभिकारक की मोलर सांद्रता के अनुपात को ही अभिक्रिया भागफल कहा जाता है। यानी क्यू जो है आपका प्रतिफल इधर रखना है, इसकी मोलर सांद्रता बड़ा कोष्ठ में से घेर दीजिएगा, मोलर सांद्रता हो गया, यानी मोलरता में वैल्यू रखना है। यहाँ पर क्या हो सकता है, अभिकारक, यानी रिएक्टेंट नीचे रहेगा, प्रोडक्ट ऊपर रहेगा। मोलर सांद्रता का जो अनुपात निकालिएगा वही क्या होगा, क्यू होगा।
तो ये बात तो समझ में आ गया कि यदि अर्ध सेल के लिए यूज करना है तो भी यूज कर सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन, फुल सेल के लिए यूज करना है तो भी आप यूज कर सकते हैं। और आपको इसमें जब भी निकालना होगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में इलेक्ट्रोड का विभव निकालने के लिए कहेगा, या नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में सेल का विभव निकालने के लिए कहेगा। और ये वैल्यू तो हमेशा गिवन रहेगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी मानक अवकरण विभव तो दिया रहता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सभी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव तो दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए एक और बात, ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल डायरेक्ट दे देगा कभी कभी डायरेक्ट नहीं देगा। तो ई नॉट सेल तो निकालना आप सीखे हैं, देखिए कैसे। ई नॉट सेल के लिए क्या बताए थे, ई नॉट सेल के लिए बताया गया था, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। ये तो समझ में आ गया कि ये जो आप लिखे हैं अर्ध सेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये इक्वेशन किसके लिए, पूर्ण सेल के लिए। दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, क्या है, नर्स्ट इक्वेशन। कौन क्या है बता दिए, ई क्या है, इलेक्ट्रोड का नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट मानक इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हैं, ई सेल नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में सेल का विभव, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड स्टेट में मानक अवस्था में सेल का विभव यानी मानक ईएमएफ कह सकते हैं सेल के लिए। आर गैस स्थिरांक जिसका वैल्यू यूज करना है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टी ताप है, किस इकाई में रखना है, केल्विन इकाई में। यहाँ पर एन क्या है, अर्ध अभिक्रिया या पूर्ण रिडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या उस किसको रिप्रेजेंट करता, कौन रिप्रेजेंट करता है उसके लिए, एन, एन का वैल्यू वही रखना है। एफ को कौन स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक। एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल का मतलब कितना, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का जो आपका चार्ज का वैल्यू आएगा, उसी चार्ज के वैल्यू को कितना फैराडे कहा जाता है, 1 फैराडे, जिसका वैल्यू कितना होता है 96,500 कूलम पर मोल। देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हैं ना, 1.602 इंटू कितना होता है 10⁻−19 कूलम होता है नेगेटिव वैल्यू में। तो 1.602 इंटू 10⁻−90 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक मोल का मतलब इतना ही नहीं इलेक्ट्रॉन, आप मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कीजिएगा तो लगभग अप्रोक्स में वैल्यू इतना ही आता है, 96,500 कूलम। ध्यान दीजिए निगेटिव वैल्यू होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है ना, -1.602 इंटू 10⁻−19 कूलम, यहाँ निगेटिव वैल्यू होता है। तो यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा 96,500 कूलम। उसका केवल मैग्नीट्यूड रखना है, साइन नहीं रखना है उसमें। और Q क्या है, अभिक्रिया भागफल, जो कैसे निकाला जाता है, कोई रिएक्शन दिया रहेगा, आपको बताएंगे Q कैसे निकाला जाता है। रिएक्शन में देखेंगे कि प्रतिफल क्या है और अभिकारक क्या है, दोनों के सांद्रता, मोलर सांद्रता का अनुपात निकालेंगे, वही क्या होता है, Q होता है। चलिए अब हम बताने वाले हैं कि आपका ई नॉट सेल डायरेक्ट भी क्वेश्चन में गिवन रहता है, या कभी कभी ई नॉट सेल डायरेक्ट नहीं देता है। यानी ई नॉट सेल आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला आप पढ़े हुए हैं। क्या फार्मूला बताए थे, देखिए आप ई नॉट सेल का फार्मूला यूज कर सकते हैं, चूंकि ई नॉट सेल ये तो डायरेक्ट दिया रहेगा, ई नॉट तो दिया रहेगा ना, क्योंकि कभी भी मानक इलेक्ट्रोड विभव का वैल्यू तो फिक्स होता है, सेल का मानक ईएमएफ भी फिक्स होता है, क्योंकि मानक अवस्था में तो बदलने में नहीं, वो फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड स्टेट वाला वैल्यू बदलते रहेगा। ई नॉट सेल इजकल टू क्या हो सकता है, ई नॉट आरपी कहिए, यहाँ कहिए कैथोड, कैथोड के मानक अवकरण विभव, नॉट लग गया तो मानक अवकरण विभव हो गया ना, कैथोड के मानक अवकरण विभव में से एनोड के मानक अवकरण विभव को क्या करना है, घटा देना है। क्या निकल जाएगा, ई नॉट सेल निकल जाएगा, मानक अवस्था में सेल का विभव या मानक ईएमएफ कह सकते हैं सेल के लिए। और कैथोड और एनोड किसका बना है वो तो आपका क्वेश्चन से पता चलेगा, और उसका ई नॉट वैल्यू आरपी या ओपी तो दिया ही रहेगा। ओपी दिया है मैंने ऑक्सीकरण विभव दिया है, तो उसका साइन चेंज करके क्या बना लेंगे, अवकरण विभव। नॉट लग गया मानक अवस्था, तो ये तो वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है। तो डायरेक्ट ई नॉट सेल कभी कभी दे देता है, और नहीं तो ये और ये वैल्यू दिया रहेगा, तो आपको ई नॉट सेल निकाल लेना है, यहाँ आपको पुट कर देना है। एन तो पता हो ही जाएगा कि रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। एफ क्या है, कांस्टेंट है, वो तो बदलने वाला है नहीं।
आर क्या है, स्थिरांक है, वो तो बदलने वाला है नहीं। टेम्परेचर भी जनरली देखिएगा, बताएंगे अभी जस्ट आगे बता रहे हैं। टेम्परेचर भी जनरली जो भी क्वेश्चन गिवन रहेगा उसमें टेम्परेचर आपका करीब करीब 298 केल्विन ही रखता है। और क्यू का वैल्यू कैसे निकाला जाता है जस्ट आगे चर्चा करने वाले हैं। तो ये यहाँ तक तो समझ में आ गया। यानी कभी भी नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में यदि इलेक्ट्रोड का विभव निकालना हो या सेल का विभव निकालना हो तो आपको क्या क्या करना है, ई नॉट सेल या ई नॉट निकालना है, हाफ सेल के लिए अर्ध सेल के लिए ई नॉट निकालना है, पूरा सेल रहेगा तो ई नॉट सेल निकालना है। आपका क्यू कैसे निकलेगा अभी जस्ट बताएंगे। टेम्परेचर भी जनरली फिक्स्ड कर देता है, एफ का वैल्यू फिक्स है, आर का वैल्यू फिक्स है, एन बदलेगा, किसी इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, ये बदल सकता है। तो देखिए कैसे इसका कैसे यूज किया जाए। तो सबसे पहले हम क्यू बता दे रहे हैं, क्यू आखिर कैसे निकालेंगे। देखिए क्यू निकालने के लिए हम रिएक्शन के माध्यम से समझा रहे हैं आपको, समझिएगा कि आखिर क्यू कैसे निकलेगा। एक और बात बता दें कि जनरली देखिएगा कि रिएक्शन में टेम्परेचर 298 केल्विन यूज करता है। और एक और ख़ास बात, यानी कि टेम्परेचर नॉट इक्वल टू 298 केल्विन हो, प्रेशर नॉट इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो 1 atm, और कॉन्सनट्रेशन सांद्रता जो हो नॉट इक्वल टू 1 m हो, तो कौन अवस्था बोलेंगे, नॉन स्टैंडर्ड अवस्था। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि तीनों आपका ये रहेगा तभी नॉन स्टैंडर्ड स्टेट बोल सकते हैं। मान लीजिए कभी कभी भी होता है कि ये 298 केल्विन के बराबर हो गया, प्रेशर भी 1 atm हो गया और सांद्रता नॉट इक्वल टू 1 m है, तो भी आप नॉन स्टैंडर्ड स्टेट ही मानेंगे। यदि तीनों आपका नॉट इक्वल टू रहेगा तो नॉन स्टैंडर्ड स्टेट तो है ही। लेकिन बाय द वे इसमें से कोई दो आपका इस कंडीशन को 1 atm के बराबर हो गया, प्रेशर सांद्रता भी 1 m हो गया और टेम्परेचर वेरी कर गया, चेंज हो गया, तो भी नॉन स्टैंडर्ड स्टेट भी ही मानेंगे। यानी कि तीनों भी आपका चेंज हो सकता है और नहीं तो कम से कम एक तो जरूर चेंज रहेगा इससे, यानी एक इस कंडीशन को जरूर फॉलो करेगा, तभी नॉन स्टैंडर्ड स्टेट उसको माना जाएगा। समझ में आएगा क्या कर रहे हैं? कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि टेम्परेचर आपका 298 केल्विन हो गया, प्रेशर हो गया 1 atm, और यहाँ पर सांद्रता हो गया आपका नॉट इक्वल टू 1 m, तो इसको नॉन स्टैंडर्ड स्टेट मान सकते हैं। आप कहेंगे कि 2 तो हो गया, लेकिन नहीं, कम से कम एक भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो नॉन स्टैंडर्ड स्टेट ही माना जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो क्यू कैसे निकालेंगे आपको समझा रहे हैं। देखिए क्यू कैसे निकाला जाता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई रिएक्शन के माध्यम से समझा रहे हैं। देखिए सपोज कीजिए कोई रिएक्शन है, यहाँ पर Cu+2 एक्वस है, ठीक, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और Cu सॉलिड में चेंज हो गया। बताइए ये अर्ध अभिक्रिया है कि पूर्ण अभिक्रिया है? अर्ध अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल और केवल अवकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण तो नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए कॉपर +2 से कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है। ऑक्सीकरण संख्या घटने का मतलब अवकरण हो रहा है। ऐसे भी दिखाया गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है वो अवकरण ही उसको बोला जाता है। तो यहाँ इस रिएक्शन के लिए आपको Q और N प्राप्त करना है। तो देखिए N क्या बोले हैं, अर्ध अभिक्रिया में या पूरे रिडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, भी कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मोल की संख्या। तो आप पढ़े हैं 11th क्लास में स्टाइकियोमेट्री में कि कोई इक्वेशन बैलेंस किया जाता है, संतुलित किया जाता है, तो जो इसके पहले फैक्टर आता है वो फैक्टर मोल को रिप्रेजेंट करता है, मोल को बताता है। तो यहाँ कॉपर आयन के पहले कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 मोल इसको कह सकते हैं। यहाँ भी कॉपर के पहले कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 मोल कह सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन के पहले 2 लगा है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या कहिए या इलेक्ट्रॉन के मोल की संख्या कहिए, सेम होगा, क्योंकि यहाँ इसको मोल ही पढ़ा जाएगा। इक्वेशन में कोई भी आपका बैलेंस करने के बाद जो गुणक आता है, ये गुणक उसके मोल की संख्या को बताता है। तो हम n को क्या मान सकते हैं, n को कह सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में या अर्ध अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों के मोल की संख्या। बात तो वही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ही यहाँ मोल बनेगा। तो यहाँ क्या कह सकते हैं, n के जगह पर कितना आएगा वैल्यू, 2, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन इसमें भाग ले रहा है, तो क्लियर है।
अब सवाल उठा कि Q कैसे निकालेंगे। तो Q के लिए क्या हमने बोला है, देखिए Q के लिए लिखे थे कि प्रतिफल, देखिए फिर से लिख दे रहे हैं, प्रतिफल की मोलर सांद्रता ऊपर रहेगा, अभिकारक की मोलर सांद्रता नीचे रहेगा। देखिए तो प्रतिफल इसमें क्या है, यही ना है कॉपर सॉलिड स्टेट में। अभिकारक इसमें क्या है, कॉपर आयन। इसको नहीं लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को प्रतिफल या अभिकारक के साथ शामिल नहीं किया जाता है, ये आपका अभिकारक हुआ, इलेक्ट्रॉन को शामिल नहीं करना है। तो देखिए यहाँ प्रतिफल में ये है कॉपर, तो कॉपर सॉलिड स्टेट में बड़ा कोष्ठ में घेर दीजिए। बड़ा कोष्ठ में घेरने का मतलब होता है मोलर सांद्रता हो गया। जैसे मान लीजिए ए को ऐसे बड़ा कोष्ठ में घेर दीजिएगा तो कह सकते हैं ए की कौन सांद्रता है, मोलर सांद्रता। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मोलर सांद्रता को बता रहा है। तो कोई भी रासायनिक प्रजाति को बड़ा कोष्ठ में घेर दीजिएगा, वो उसका मोलर सांद्रता बन जाएगा, यानी मोलरता में उसका वैल्यू रखना है यहाँ पर। उसके बाद क्या रखिएगा, Cu+2 एकवश बड़ा कोष्ठ में घेर दीजिए, कॉपर आयन का मोलर क्षमता नीचे रखना है। तो यहाँ से Q तो निकल गया, लेकिन एक चीज़ बता दें, कोई भी आपका सॉलिड हो, ठोस हो, उसका सांद्रता चाहे कुछ भी दे दिया जाए, लेकिन आपको यूनिट ही मानना है, एक ही मानना है। ध्यान दीजिए, सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में कोई भी धातु हो, चाहे कोई भी रासायनिक प्रजाति हो, ठोस अवस्था में है, उसका सांद्रता चाहे कुछ भी हो, हमेशा कितना मानना है, 1 ही मानना है। ये कन्वेंशन कहता है 1 ही मानना है आपको। तो यहाँ Cu तो सॉलिड स्टेट में है, तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा। चूँकि हम कह सकते हैं Cu सॉलिड, मोलर सांद्रता हमेशा इसका क्या लीजिएगा, 1। अब बताइए जब 1 हो गया तब Q= क्या लिख सकते हैं, Q=1/Cu+2 एकवश मोलर सांद्रता यहाँ, यानी कॉपर आयन का मोलर सांद्रता नीचे रख दीजिए, 1 ऊपर, Q का वैल्यू निकल जाएगा। अब आप कहिएगा ये कहाँ से, क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा मोलर सांद्रता कितना दिया है, तो वहाँ से Q निकल सकता है ना। N तो यहाँ निकल गया, यानी N आसानी से पता कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अर्ध अभिक्रिया के लिए हम Q और N निकालने के लिए बात सिखाएं आपको। हम एक पूर्ण रिडॉक्स अभिक्रिया देकर भी समझा रहे हैं। पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया, उस पर भी Q कैसे निकालेंगे आप, N कैसे निकालेंगे समझा दे रहे हैं। ये तो अर्ध अभिक्रिया के लिए समझ में आ गया ना। ऐसा नहीं कि N हमेशा 2 ही होगा, 1 भी हो सकता है। जितना इलेक्ट्रॉन लेन देन होगा वही ना N का वैल्यू होगा। जैसे देखिए दूसरा एक और एग्जांपल समझ लीजिए। सपोज कीजिए आपको लगेगा कि N इतना ही होगा, तो ऐसा नहीं है। N का वैल्यू चेंज हो सकता है, डिपेंड्स करता है कि कौन से स्पेसीज है, कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया है। देखिए सपोज कीजिए हम सिल्वर आयन का बात करें, सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर सिल्वर आयन का बात करें, Ag+1 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ग्रहण किया, और Ag सॉलिड में चेंज हो गया। बताइए N यहाँ कितना हुआ, 1 ही मोल इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दीजिएगा जरूर, 1 इलेक्ट्रॉन कहिए चाहे 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहिए, क्योंकि इक्वेशन में संतुलित करने पर जो गुणक आता है उसके मोल को बताता है। तो यहाँ 1 मोल, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। अब चलिए Q तो बता सकते हैं ना, ये प्रतिफल है, ये क्या है, अभिकारक है, इसको नहीं यूज करना है अभिकारक के रूप में। इन इलेक्ट्रॉन को न अभिकारक में शामिल करना है न प्रतिफल में, ध्यान देना है। तो Ag लिखिएगा सॉलिड स्टेट में, ये बाई Ag+1 एकवश है, लिख सकते हैं Aq माने जलीय विलयन में है आयन, मोलर सांद्रता हो गया। अब चूंकि आपको पता है ना कि कोई भी ठोस रहेगा उसका मोलर सांद्रता कितना माना जाता है, 1 ही माना जाता है। तो Ag सॉलिड है तो इसका मोलर सांद्रता कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। तो 1 रखिए, तो Q= कितना हो जाएगा, 1/Ag+1 एकवश, ऐसे हो जाएगा। Q का वैल्यू निकल गया, N का वैल्यू निकालना सीख गए ना अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए। माने कोई रिएक्शन अवकरण हो अर्ध अभिक्रिया, चाहे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया हो, उसमें N कैसे निकालेंगे, Q कैसे निकालेंगे, सीख गए। अब चलिए हम फुल रिएक्शन का बात कर रहे हैं। एक कंप्लीट जो होगा पूर्ण रिडॉक्स अभिक्रिया, जो कंप्लीट सेल भी कह सकते हैं, उसके लिए N और Q कैसे निकाला जाता है, इसका हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए तो समझिए यहाँ पर एक हम रिएक्शन ऐसा दे रहे हैं जो एक कंप्लीट सेल में होता है, फुल सेल में होता है, जो हम लोग विद्युत गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल जो पढ़े हैं उसी को एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं। सपोज कीजिए कि Zn सॉलिड प्लस
Cu+2 एक्वस और यहाँ जाएगा Zn+2 एक्वस अब प्लस Cu सॉलिड, यही है। और आपको दो चीज़ निकालना है, एक तो n इजकल टू वाट पता करना है, Q इजकल टू वाट पता करना है। n और Q निकालना सिखा रहे हैं आपको। अब यहाँ देखिए n तो पता हो गया, अब आप कहेंगे कैसे सर? तो देखिए +2 से कॉपर कहाँ जा रहा है? 0 में, यानी ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है? 2। यहाँ भी देखिए जिंक 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा? 2। यानी या त्याग भी करेगा 2, ग्रहण भी करेगा 2, क्योंकि आपको पता है जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उतना ही ग्रहण किया जाता है। तो या तो त्यक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखिए चाहे ग्रहित इलेक्ट्रॉन की संख्या रखिए, बात तो बराबर ही आएगा। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो n के जगह पर कितना आएगा? n के जगह पर 2 होगा। आप कहिए कि Q सर कैसे निकलेगा? तो Q देखिए निकालिए। Q निकालने के लिए प्रतिफल यहाँ 2 हो गया ना, तो उनके मोलर सांद्रता का गुणनफल लिखना है। उसमें तो एक ही आया था तो एक ही से काम चल गया था, लेकिन यहाँ 2 स्पेसीज आ गया है तो दोनों का गुणनफल ऊपर रहेगा। इसमें भी 2, इन दोनों का गुणनफल मोलर सांद्रता गुणनफल कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। तो देखिए Q इजकल टू Zn+2 एक्वस, बड़ा कोष्ठ में घेर देंगे, जिंक आयन का मोलर सांद्रता हो गया इनटू कॉपर का Cu सॉलिड मोलर सांद्रता बाई, ये दोनों का नीचे रहेगा क्योंकि अब अभी प्रतिफल ऊपर रहता है और अभिकारक कहाँ रहता है? नीचे रहता है। तो यहाँ देखिए लिख सकते हैं Zn सॉलिड मोलर सांद्रता इनटू Cu+2 एक्वस, नीचे रहेगा ना ऐसे। अब चूंकि आपको पता है कि यहाँ कॉपर ठोस अवस्था में है, जिंक भी ठोस अवस्था में है, दोनों की मोलर सांद्रता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा वो तो, क्योंकि ठोस का तो मोलर सांद्रता 1 माना जाता है, चाहे उसका सांद्रता कुछ भी दिया रहे। तो चूंकि आपको पता हो गया कि Cu सॉलिड का भी वैल्यू 1 होगा और Zn सॉलिड का भी वैल्यू कितना होगा उसका मोलर सांद्रता का? 1। बड़ा कोष्ठ में घेर देंगे तो कौन सांद्रता बन गया? मोलर सांद्रता, मोलरता में वैल्यू, मोल प्रति लीटर में वैल्यू। अब जब ये दोनों 1 हो गया तो यही ना दोनों बच गया। तो Q इजकल टू अब क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं Zn+2 एक्वस, बड़ा कोष्ठ में से घेरिए, और यहाँ पर Cu+2 एक्वस। यहाँ देखिए अब ये बच गया। अब इसका मोलर सांद्रता हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो वहाँ से Q निकल जाएगा ना। मोलर सांद्रता कुछ वैल्यू दिया रहेगा, सब कुछ दे दिया है 0.1 m, 0.1 मोल पर लीटर, इसका दिया है 0.2 m, तो आप इसका वैल्यू रख दीजिए, Q निकल जाएगा। समझ में आ गया Q कैसे निकला जाता है? ये हम बताए हैं फुल सेल के लिए, और इसके पहले किसका बताए थे? अर्ध सेल के लिए। ई तो हो गया। एक और बात Q में हम बता दें कि Q निकालने के लिए ध्यान देना है, यदि समीकरण संतुलित कीजिएगा, संतुलित करने के बाद जो गुणक आएगा, ये गुणक इसके मोलर सांद्रता के पावर में चला जाता है। इसमें तो कोई गुणक नहीं दिखाई दे रहा है, हम दूसरा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए कैसे। सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पर हम कोई एक कॉमन रिएक्शन ले रहे हैं, एक जनरल वैद्युत रासायनिक जो आपका अभिक्रिया होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, एक जनरल वे में एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। सपोज कीजिए कि यही आपका A+B रिएक्शन हो रहा है C+D, यही आपका एक रेडॉक्स अभिक्रिया है और इसको संतुलित करना है। संतुलित कीजिएगा तो मान लीजिए कि संतुलित करने पर यहाँ गुणक A आया, यहाँ गुणक स्मॉल b, यहाँ स्मॉल c, यहाँ स्मॉल d आया। अब इस रिएक्शन में n इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, n इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। तो n तो पता हो गया ना कि n ही होगा, n इलेक्ट्रॉन होगा तो n होगा, n के बराबर होगा, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन भाग लेता है वही n की संख्या होता है। अब आप Q निकालना है आपको, तो Q निकालने के लिए ये प्रतिफल ऊपर जाएगा, अभिकारक नीचे रहेगा, तो क्लियर है, आप जानते हैं। तो यहाँ देखिए C, बड़ा कोष्ठ में घेरिए, D मोलर सांद्रता, CD हो गया। अब क्या होगा? A, और ये क्या हो गया? B। यदि यहाँ ऐसे निकालिएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला है
कि Q निकालने के लिए समीकरण संतुलित करने के बाद जो गुणक आता है ये गुणक उसके पावर में जाते हैं। देखिए C का क्या आया है गुणक, स्मॉल c तो ऊपर हो जाएगा, D का स्मॉल d, A का स्मॉल a, स्मॉल b। समझाने के लिए हम एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ A B C D नहीं रहेगा, वैल्यू कुछ आएगा। समझ में आ गया? जैसे देखिए मान लीजिए हम कहें कि Cu चाहे जिंक पर ही ले लीजिए, Zn आपका सॉलिड प्लस Ag प्लस 1 एकवश बन गया Ag सॉलिड प्लस Zn प्लस 2। तो यहाँ बैलेंस करना पड़ता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो ग्रहण और त्याग किए हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होना चाहिए ना। तो इसमें कितना फैक्टर से गुना करना पड़ेगा, 2 से, सिल्वर वाला में तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, इसमें नहीं। अब बताइए यहाँ 2 हो गया और इसी का Q लिखना है। देखिए इसी फॉर्म में आ गया ना, इक्वेशन बैलेंस किए तो कुछ ना कुछ गुणक आया है ना, इसमें 2 इसमें 2 इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें भी कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, तो आसानी से Q लिख सकते हैं। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ag सॉलिड मोलर सांद्रता, फिर Zn प्लस 2 एकवश लिख सकते हैं, ऐसे एकवश दिखा सकते हैं यहाँ पर। फिर नीचे चलिए Zn सॉलिड ऐसे दिखा सकते हैं, Ag प्लस 1 एकवश ऐसे दिखा सकते हैं। अब तो ये तो दिखा दिए, बट हमने बोला है कि जो गुणक आया है उस स्पेसीज के पावर में चला जाएगा, उसके मोलर सांद्रता के। तो इसमें गुणक है ना Ag प्लस में 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ Ag में भी आपका गुणक आया है तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। तो ये तो आपको पता हो गया कि सिल्वर सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड है, तो चाहे इसका कितना भी पावर हो तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाता है, तो 1 का कितना भी पावर लिए तो 1 ही ना आएगा। तो ये और ये तो बिल्कुल हट जाएगा। अब इक्वेशन में केवल क्या बच जाएगा, ये Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Zn प्लस 2 एकवश मोलर सांद्रता बटा कितना हो जाएगा, Ag प्लस 1 एकवश, ये हो जाएगा, ये बचेगा, यहाँ 2 होगा। ध्यान देना ये हम क्यों हटाए हैं सॉलिड वाला, क्योंकि सॉलिड कोई भी स्पेसीज हो उसकी मोलर सांद्रता चाहे कुछ भी हो, आपको पता है उसका कितना माना जाता है वैल्यू, 1 ही लिया जाता है। तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, चाहे इसका पावर कुछ भी उससे मतलब तो है नहीं, तो इस तरह क्यों निकाल सकते हैं। तो बताइए बाबू, ये आप लोग क्यों निकालना सीख गए, क्यों आसानी से निकाल सकते हैं, एन भी आसानी से बता सकते हैं, क्यू और एन तो निकालना बहुत ईजी हो गया। क्लियर? देखिए अब हम क्या करेंगे, आखिर न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना होगा तो इस इक्वेशन को और हम रिड्यूस कर दे रहे हैं। देखिए कैसे, और वही आपको इक्वेशन यूज करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर रिड्यूस कैसे करेंगे इसका हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए कैसे, हमने बोला है कि कभी भी अर्ध सेल के लिए क्या होगा नष्ट इक्वेशन, E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT बाई NF log Q। अर्ध सेल के लिए है, ध्यान दीजिए ये अर्ध सेल के लिए है, अर्ध सेल के लिए। अच्छा अब एक यहाँ पर अर्ध सेल के लिए ये हो गया, फुल सेल के लिए लिखेंगे बट इसमें कुछ हम इसको छोटा कर दें तो यहाँ पर F का वैल्यू कितना रखिएगा, 96,500 कूलम पर मोल। R का वैल्यू गैस स्थिरांक, इसका वैल्यू फिक्स होता है। हमने बोला है कि अलग अलग इकाई में अलग अलग वैल्यू होता है, बट यहाँ जूल यूनिट वाला वैल्यू रखना है। 8.314 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स, केल्विन इनवर्स, यहाँ केल्विन इनवर्स है। F हो गया, R हो गया। और टेम्परेचर हमने बोला है कि जनरली क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा तो टेम्परेचर मेंशन कर देता है, यदि मेंशन नहीं किया है तो 298 केल्विन ही मानिएगा। जनरली जो भी क्वेश्चन दिया रहता है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पर ही दिया रहता है, तो ये मानकर चला जाता है कि टेम्परेचर हमेशा कितना यूज करना है, 298 केल्विन। यदि दिया है तो ठीक है, लेकिन जनरली मिलेगा आपको 25 डिग्री सेल्सियस पर ही रिएक्शन होता है, तो ये तो फिक्स हो गया। देखिए कौन कौन फिक्स हो गया, टेम्परेचर का वैल्यू, R का वैल्यू, F का वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर दीजिए, पुट कीजिएगा और इसको आप सॉल्व करेंगे।
जब सॉल्व करेंगे, देखिए पुट करके देखिए तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303, आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 बाई कितना है, एन का वैल्यू तो रखना ही है 96,500, और यहाँ क्या है लॉग क्यू। अब जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो देखिए, आप सॉल्व करके देखिएगा, हमको तो मालूम है लिख दे रहे हैं, आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ये आने वाला है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू, ये आपका छोटा फॉर्म हो गया इस इक्वेशन का। अब इसी का यूज करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसका यूज करके कोई भी न्यूमेरिकल हो, इसी का यूज करना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। यहाँ अब एन क्यू और यू नॉट चाहिए, यानी ई निकालने के लिए आपको मात्र 3 ही चीज़ चाहिए। अब एक तो क्यू चाहिए, क्यू निकालना तो सीख ही गए, रिएक्शन दिया रहेगा तो क्यू आसानी से निकाल सकते हैं। एक एन तो आसानी से निकाल सकते हैं, जब रिएक्शन दिया है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन कितना हो रहा है तो आसानी से निकाल सकते हैं। एन निकल गया, क्यू निकल गया। ई नॉट का तो वैल्यू हमेशा गिवन रहेगा, क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव का वैल्यू तो फिक्स होता है, तो हमेशा क्वेश्चन में क्या रहेगा, गिवन रहेगा। तो बताइए, कोई भी एक इलेक्ट्रोड के लिए आप इलेक्ट्रोड का विभव जो है नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में निकाल सकते हैं इस फार्मूला का यूज करके ना। अब इस फार्मूला का यूज नहीं करना है जनरली, क्योंकि ये एफ आर और टी हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। टी बदल सकता है बट जनरली मिलेगा 298 केल्विन ही, इसलिए इक्वेशन हम छोटा फॉर्म में इस इक्वेशन को चेंज कर दिए। तो जिस तरह ये अर्ध सेल के लिए छोटा फॉर्म होगा, फुल सेल के लिए भी तो वही होगा। कहाँ चेंज होगा, ई सेल हो गया, यहाँ ई नॉट सेल हो जाएगा। देखिए, ये अर्ध सेल के लिए होगा, फुल सेल के लिए बात करेंगे तो वही होगा। आप समझिए कैसे होगा, समझिए। अरे वैल्यू तो वही रखना है भाई। अब आपको चेंज कहाँ करना है, जहाँ ई है वहाँ ई सेल रखना है, जहाँ ई नॉट है वहाँ ई नॉट सेल लगा देना है, बात तो वही हो जाएगा ना। आप समझिए, देखिए फुल सेल के लिए क्या लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, वैल्यू रख के देखिएगा वही आएगा 0.0591 बाई एन लॉग क्या हो जाएगा क्यू। यहाँ ये हुआ फुल सेल के लिए, ये क्या है, एक पूर्ण आपका सेल के लिए है, इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, ये फुल सेल के लिए है। ये अर्ध सेल के लिए E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई क्या आया था एन, लॉग क्या था क्यू। ये किसके लिए है, अर्ध सेल के लिए। वैल्यू तो सेम ही है, केवल यही ना चेंज है, यहाँ ई नॉट सेल लग गया, सेल तो सेल का हो गया पूरा सेल के लिए। ई नॉट क्यों लगा है तो हाफ सेल के लिए बात हो रहा है, अर्ध सेल अभिक्रिया का बात हो रहा है अर्ध सेल के लिए। ये किसके लिए है, हाफ सेल के लिए। यानी नर्स्ट इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, हाफ सेल हो तो भी यूज कर सकते हैं, फुल सेल हो तो भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही तरह के सेल के लिए नर्स्ट समीकरण यूज कर सकते हैं, और उसके मदद से मानक नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में सेल का विभव या नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में इलेक्ट्रोड का विभव निकाल सकते हैं। ये तो समझ में आ गया, यहाँ से तो कोई दिक्कत है नहीं। जरूर याद रखिएगा, नर्स्ट इक्वेशन का छोटा फॉर्म बना दिए हैं, यही आपको यूज करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। देखिए, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग को इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया जाए। बताइए ये कैसा आपका सेल है, हाफ सेल वाला रिएक्शन है कि फुल सेल वाला रिएक्शन है। ये तो हाफ सेल वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन केवल ग्रहण हो रहा है, त्याग तो नहीं हो रहा है। तो हाफ सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे यूज करेंगे, यही हम सिखा रहे हैं यहाँ पर। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बताइए आप ही लोग, Ag+ की मोलर सांद्रता तो गिवन है, यहाँ देखिए दिया हुआ है। मानक इलेक्ट्रोड विभव भी दे दिया है, ये तो क्लियर है। टेम्परेचर 298 केल्विन रखा है, तो फार्मूला छोटा वाला जो बताए हैं लास्ट में वही फार्मूला यूज करेंगे, और इक्वेशन भी आपको गिवन है। तो यहाँ से देखिए, चूँकि आपको पता है Ag+1 एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है।
एन तो पता हो गया ना इस इक्वेशन का, एन कितना है 1 है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन है ना। अब क्यू निकाल लिया जाए, क्यू इज, एक और बात, यहाँ Ag प्लस की सांद्रता दिया हुआ है, Ag+1 की मोलर सांद्रता दिया हुआ है 0.1 m, E0 का वैल्यू दिया है 0.80 वोल्ट। अब Q निकाल लीजिए, चूंकि Q इक्वल टू क्या होगा, प्रतिफल की मोलर सांद्रता बटा अभिकारक की मोलर सांद्रता। तो मोलर सांद्रता प्रतिफल या अभिकारक के यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को शामिल नहीं करना ही, पहले ही बताया है। तो यहाँ देखिए Ag सॉलिड की मोलर सांद्रता बटा Ag+1 आयन की मोलर सांद्रता। तो चूंकि Ag सॉलिड का बताइए आप ही लोग मोलर सांद्रता कितना लेंगे, हम 1 लेंगे ना, क्योंकि बताया है चाहे कोई ठोस हो उसकी मोलर सांद्रता यदि लेना है तो यूनिट ही लेना है, 1 मानना है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/Ag+1 की मोलर सांद्रता। अब बताइए यहाँ पर 1/Ag+ की मोलर सांद्रता दिया हुआ है ना, 0.1 वैल्यू रख दीजिएगा। Q निकल गया, N निकल गया, E0 दिया हुआ है तो E ना निकल जाएगा। आपसे क्या कह रहा है, यही ना कह रहा है कि E इक्वल टू व्हाट। तो चूंकि आपको पता है, देखिए इधर बना दे रहे हैं, यहाँ पर सॉल्व इसको कर देना है। चूंकि आपको पता है E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 लिखिए चाहे ना लिखिए उतना ही से काम चल सकता है। N log क्या हो जाएगा Q। ये कौन समीकरण से, नर्स्ट इक्वेशन से हम कह सकते हैं, ये नर्स्ट समीकरण से, ये बात जो लिखे हैं नर्स्ट इक्वेशन से लिखे हैं। अब चलिए E इक्वल टू E0 देखिए गिवन है ना 0.80 माइनस 0.059 बाई N के जगह पर कितना वैल्यू आया है 1, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए 0.80 माइनस, उसके बाद क्या है लॉग Q के जगह पर कितना रखिएगा 1/0.1 पॉइंट हटाइए तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.80 माइनस 0.059 बाई 1, लॉग कितना हो जाएगा 10, पॉइंट हटा दे चला जाएगा ऊपर ना। चूंकि आपको पता है लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ये पता है ना, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। लॉग में कैसे टेबल में लॉग का वैल्यू देखा जाता है ये हम आप लोग को चर्चा कर देंगे, क्योंकि जब तक ये लॉग और एंटी लॉग का टेबल नहीं देखने आएगा इसका न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला है, इसलिए हम एक लेक्चर उसी पर बना देंगे। देखिए यहाँ पर लॉग 10 का वैल्यू 1 हो गया, तब आप सॉल्व कीजिए 0.80 माइनस 0. यहाँ पर ऐसे करते हैं 0.80 माइनस 0.059 बाई 1। अब बताइए कि यहाँ पर लॉग 10 का वैल्यू जब 1 हो ही गया तो अब यही ना रह गया, इसमें से क्या कीजिए इसको घटा दीजिए, घटा दीजिएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ से अब आपका ये क्या बन गया, किसमें आएगा वोल्ट में आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, 0.80 में से 0.059 को घटा दीजिएगा, समझ में आ गया। तो ये आप अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे यूज किया जाता है ये आप तो सीख गए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे कि आखिर फुल सेल रहेगा, पूरा एक रेडॉक्स अभिक्रिया दिया रहेगा, फुल सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे हम अप्लाई करेंगे, इसका चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए डैट्स ऑल।